ये पाठ देते कि सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य उसमें विशेष तौर पर निबंध से क्या तात्पर्य है, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, किन किन शैलियों में इसकी रचना की जा सकती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले निबंध का अर्थ या उसकी परिभाषा को जानना आवश्यक हो जाता है। विद्यार्थी रचना कोई सी भी हो, चाहे निबंध को ले लीजिए, चाहे उपन्यास को ले लीजिए, या फिर कहानी को ले लीजिए, एकांक को लो या नाटक को लो, जब तक उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, उसके स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, तब तक उसे पूर्ण रूप से समझना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर हम निबंध की चर्चा करते हैं तो निबंध के बारे में कहा जा सकता है कि निबंध एक संक्षिप्त गद्य रचना होती है जिसमें किसी विशेष अनुभूति या किसी विशिष्ट विषय का विचार पर सम्यक विवेचन किया जाता है। कि यूँ कहा जा सकता है कि विशिष्ट अनुभूति या किसी विशिष्ट विचार या किसी विशिष्ट भाव का प्रतिपादन किया जाता है। अब हमारे इस बिंदु से निष्कर्ष निकलता है कि इस विशिष्ट भाव, इस विशिष्ट विचार या विशिष्ट बिंदु का प्रतिपादन किन किन शैलियों में किया जा सकता है। तो इसकी भी निबंध के लिए कई शैलियां हैं जिनमें आप व्यास शैली ले सकते हो, समास शैली ले सकते हो, विक्षेप शैली ले सकते हो, धारा शैली ले सकते हो। इन चारों प्रकार की शैलियों का हम विवेचन विश्लेषण अभी आगे करते हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि निबंध है क्या चीज। अंग्रेजी में जिसे ऐसे कहते हैं उसी का पर्याय होता है निबंध। और इसी पर्याय को अगर भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखा जाए और उसी के आधार पर इसकी उत्पत्ति पर विचार किया जाए तो निबंध है, उसमें बंध धातु है और नियेक उपसर्ग, दो हो गए उपसर्ग और मूल धातु। मूल धातु अगर बंध में नि उपसर्ग जोड़ते हैं तो निबंध बन जाता है। नि है ये संज्ञाओं में या संज्ञा शब्दों में विशेषणों का द्योतक होता है, विशेषणों का बताने वाला होता है। अगर शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो बंध का तात्पर्य होता है बांधना या व्यवस्था करना या किसी एक निश्चित प्रकार का सामंजस्य बैठना। अब इसके साथ अगर हम नि उपसर्ग जोड़ते हैं तो निबंध का तात्पर्य हुआ विशेष रूप से बांधना या विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। ये सामान्यतः भाषा में निबंध का अर्थ होता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो दो तीन बातें निकल करके सामने आती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि निबंध एक गद्य रचना होती है। इस गद्य रचना में सीमित आकार के भीतर किसी भी विषय का प्रतिपादन किया जाता है। निबंध इतना विस्तृत नहीं होता है कि जितना कोई उपन्यास हो, कोई नाटक हो, कोई एकांकी हो।
इसका आकार सीमित होता है और उस सीमित आकार में इस प्रकार की शैली का समायोजन किया जाता है कि वो अपने विषय का पूर्ण प्रतिपादन कर सके और जो विचार, जो विषय होता है वो पूर्ण रूप से पाठक तक अपना प्रभाव डाल सके, लेखक अपने उद्देश्य में सफल हो सके। इसके साथ साथ इसमें लेखक का निजीपन होता है, स्वच्छता होता है, भाषाई सौष्ठव होता है, सजीवता होता है। ये निबंध की प्रमुख कुछ विशेषताएं होती हैं। इनका होना निबंधकार के लिए या निबंध के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा एक प्रमुख बिंदु आती है कि निबंध और निर्बंध, निबंध एक तरह से निर्बंध भी होता है। निर्बंध क्यों होता है? क्योंकि इसमें किसी भी दार्शनिक विषय का तात्विक, व्यवस्थित और गंभीर विश्लेषण आवश्यक नहीं होता, अपेक्षित नहीं होता। और ये निबंध इसलिए होता है, देखिए अभी पूर्व हमने निबंध को निर्बंध कहा, आप कहते हैं निबंध निबंध इसलिए क्योंकि उसमें एक सूत्रता विद्वान होती है, एक विचार रहता है, एक दृष्टिकोण होता है, भावना तथा कल्पना में एक निश्चित संबंध होता है। एक साथ इनको कहना चाहे तो यूँ कहा जा सकता है, इसमें विचारों की, दृष्टिकोण की, भावनाओं की और कल्पनाओं का एक रूपता होती है। इन चारों में सामंजस्य होना आवश्यक होता है। एक सूत्रता का विद्वान होना निबंध के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा एक प्रमुख बात और है, वह है निबंध के अंतर्गत किसी भी विषय पर जो कि निबंधकार अपने निबंध में लेना चाहता है, विस्तारपूर्ण, पांडित्यपूर्ण और गंभीरतापूर्ण उस पर विचार किया जाता है। ये निबंध की कुछ हमने विशेषताओं की चर्चा की है। इसके साथ अगर हम इसके विषय की चर्चा करते हैं, इसमें किन किन विषयों पर निबंध की रचना की जा सकती है, तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ये निबंध गद्यात्मक रचना होने के साथ साथ अपने विषय की दृष्टि से समाज, धर्म, राजनीति, साहित्य से संबंधित किसी भी समस्या को विषय के रूप में अपनाया जा सकता है, परंतु उसमें लेखक का व्यक्तित्व, उनका निजीपन साथ साथ चलता है और ये संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण रचना होती है। निबंध का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जाता है। अब प्रमुख बात आती है कि निबंध का अध्ययन क्यों किया जाता है। निबंध का उद्देश्य इस उद्देश्य किया जा सकता है कि उसमें मौलिक विचार सामग्री होती है। मौलिक विचार किसके होते हैं? मौलिक विचार होते हैं निबंध को लिखने वाले लेखक के होते हैं और उसकी अभिव्यंजना शैली होती है, उसमें लालित्य होता है। तो दो प्रमुख बातें इससे निकल करके आती हैं कि मौलिक उद्भावनाओं के साथ साथ शैली में लालित्य होना निबंध के लिए अति आवश्यक होता है और लेखक को, निबंधकार को इन दो चीजों पर प्रमुख रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। अब आगे आता है कि निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं। निबंध के प्रमुख रूप से हम 4 तत्वों की चर्चा करेंगे। पहला तत्व होता है प्रतिपाद्य विषय, कि निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या होता है। दूसरा होता है एकान्विति, तीसरा होता है आत्म तत्व का निर्वाह और चौथा होता है कलात्मकता। ये जो 4 तत्व हैं वो निबंध की रचना के लिए आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार साहित्य के आलोचक कहानी, नाटक, उपन्यासों के तत्वों के विषय में एक मत है, उसी प्रकार निबंध के तत्वों के विषय में एक मत नहीं है। परंतु इसका मतलब ये कदापि नहीं कि निबंध के तत्व होते ही नहीं है। जैसे कि
मैं पूर्व में उल्लेखित कर चुका हूं कि निबंध के प्रमुख रूप से 4 तत्व होते हैं: प्रतिपाद्य विषय, एकान्विति, आत्म तत्व और कलात्मकता। प्रतिपाद्य विषय क्या होता है? प्रतिपाद्य विषय निबंध लेखक के मानस में कई प्रकार के विचारों का समायोजन किया जाता है। उन विचारों में से 1 या 2 विचारों को ही अपने निबंध के माध्यम से श्रोता या पाठक तक पहुंचाना चाहता है। प्रतिपाद्य विषय के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं: प्रारंभ, निर्वाह और अंत। किसी निबंध के लिए प्रारंभ में विषय गंभीर और लालित्य से पूर्ण होना चाहिए। मध्य में उसका निर्वाह प्रासंगिक विषय के साथ हो सकता है, लेकिन प्रमुख विषय है वो गौण कदापि नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ निबंध में हर जगह एकान्विति होना आवश्यक होता है। कई बार निबंध लेखक प्रासंगिक विषयों के मोह में पड़कर के मूल विषय से दूर चले जाता है। वो निबंध के लिए या निबंध की सफलता में बाधक सिद्ध होता है। तो कहा जा सकता है कि निबंध रचनाकार को निबंध लिखते समय एकान्विति का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ निबंध लेखक का व्यक्तित्व, उसका निजीपन निबंध में आवश्यक गुण होता है। वो अपने विषय प्रतिपादन के साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखता है, क्योंकि निबंधकार में जो विचार होते हैं वो विषय के साथ साथ लेखक के अपने मौलिक विचार होते हैं। इसलिए उनका व्यक्तित्व निबंध में प्रमुख रूप से इस पर झलकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। कलात्मकता, अगर किसी रचनात्मक कलात्मकता का अभाव होगा, वह रचना नीरस और शुष्क होगी। इसी बात से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हुए, विशेष तौर पर लालित्य का प्रयोग करते हुए निबंधकार कलात्मकता का ध्यान रखता है। तो ये 4 बिंदु हैं जो निबंध के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। इन निबंध के तत्वों के साथ आता है निबंध की शैली। किस शैली में निबंध की रचना की जाए, किस प्रकार निबंध को प्रभावशाली बनाया जाए, पाठक या श्रोता कि मनोमस्तिष्क में किस प्रकार वो प्रभाव डाल सके। इन प्रमुख बातों को ध्यान रखते हुए निबंधकार 4 शैली, व्यास शैली, समाज शैली, विक्षेप शैली और धारा शैली का प्रयोग कर निबंध लेखन के कार्य में रत रहता है। इन चारों शैलियों का संक्षिप्त में हम इस प्रकार अध्ययन करते हैं। व्यास शैली से तात्पर्य होता है कि निबंधकार निबंध को सरल से सरलतम तरीके से लिखता जाए और वो पाठक को आसानी से समझ आ जाए, वहाँ व्यास शैली होती है। या इसको साधारण शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, वर्णन और विवरण की प्रवृत्ति का आश्रय जहाँ लिया जाता है वहाँ व्यास शैली होती है। समाज शैली होती है समाज शब्दों की बाहुलता, एक सूत्रता, सूत्रात्मकता, जहाँ किसी भी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए वहाँ समाज शैली होती है। विक्षेप शैली, जिन निबंधों में भावात्मकता का तत्व अधिक होता है, उन भावात्मक निबंधों में भावावेग के कारण लेखक विक्षेप शैली का प्रयोग करते हैं। धारा शैली, धारा शैली का मतलब है लगातार एक सूत्र में बहते रहना, अर्थात तन्मयता, एकान्विति जहाँ हो, विषय के साथ तारतम्य हमेशा बना रहे, वहाँ धारा शैली होती है। तो इस प्रकार हमने अभी निबंध के तत्व, निबंध की परिभाषा और निबंध की शैलियों की चर्चा की है। आज इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद।